अब इसमें एक थ्योराइज करने का तरीका ये भी कुछ लोगों का होता है कि दरअसल ईरान में जो अपने दो फैक्शंस बन चुके हैं, वहाँ जो हार्ड लाइनर्स हैं वो चाहते नहीं है कि नेगोशिएशन आगे बढ़े, इसीलिए ये जिस शिप को टारगेट करने की बात हो रही थी उस पर एहतजाज नहीं हुआ, उस पर हमला हो गया। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक हॉस्टेज सिचुएशन ईरान के अंदर भी है कि दो मुख्तलिफ नज़रियात हैं, एक्सट्रीम्स हैं, और जो हॉकिश नज़रिया है उसकी वजह से ईरान जो है वो पैसिव पोजीशन नहीं ले सकता इस जंग में? या ये कुछ अंसर तो है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर मैं समझता हूँ कि इसको ईरान के साथ एट्रीब्यूट करना, ये जंगों में, ये हम चिश्ती साहब ज्यादा बेहतर तरीके से समझा देंगे आपको। जंगों में ये जो डिसेंट्रलाइज कमांड होती है ऐसी सूरत हाल में, वो कभी क्या अक्सर अपने फैसला कर रहे थे। ईरान ने जब मान लिया कि ये हमारे सिस्टम की गलती हो गई है और उसमें ये फायर हमें नहीं करना चाहिए था, तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक बात समझ में आ जाती है। अब रहा सवाल के इन तीन फ्लैगशिप्स का, चले इंटरनेशनल कानून की बात कर लेते हैं। ये तीनों फ्लैगशिप ये अमेरिका के तो नहीं थे ना। अमेरिका किस इंटरनेशनल कानून के तहत वो चौधरी बन के आ गया है कि जहाज किसी और का और अमेरिका फ्लैगशिप किसी और का, जिसको इंटरनेशनल कानून में उन ममालिक को इजाजत है कि वो एक दिए हुए तरीके के मुताबिक ईरान के खिलाफ एक्शन ले। तो ये तो अमेरिका ने एक्शन ले लिया, तो क्या ये इंटरनेशनल कानून के आर्टिकल यानी कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी नहीं है? तो अगर है तो फिर ठीक है, उसके पास बहाना यह है कि ये पैराग्राफ नंबर 4 MOU का है, उसकी खिलाफ वर्जी है। और अगर उसकी इंटरप्रिटेशन पूरी जो कि जॉइंट स्टेटमेंट में दी थी कतर ने और पाकिस्तान ने स्विट्जरलैंड में, अगर उस हिसाब से वो फ्रेमवर्क कर दिया जाता इन प्लेस, तो ये नौबत नहीं आती। और वो क्या फ्रेमवर्क था? उस फ्रेमवर्क में यही था ना कि हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी, नहीं बनी। उसमें यह था कि कम्युनिकेशन लाइन एस्टैब्लिश की जाएगी, नहीं बनी। उसमें एक यही था कि एक डीकन्फ्लिक्शन सेल को कायम किया जाएगा, नहीं बना। जो MOU के बजाते खुद पॉइंट नंबर 12, माफ कीजिएगा, पॉइंट नंबर 12 है, वो उसमें उसके मुताबिक एक मैकेनिज्म बनाना था मॉनिटरिंग का, नहीं बना। तो जब तक वो चीजें इन प्लेस नहीं होंगी, ये हचकोले आइंदा भी आते रहेंगे। ये कोई नई बात नहीं। और पर वाज़ेह रहे कि हम बार बार इस चीज का यादा करते रहते हैं कि इसमें एक तीसरा फरीक भी है, वो कोई ना कोई लूप होल देख के पहली दफा तो कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके कि डोनाल्ड ट्रंप पर इतना प्रेशर पड़ा, यानी कि अमेरिकन सदर पे इतना प्रेशर पड़ा बॉटम्स अप, यानी अपनी अवाम का, महंगाई का और बहुत सारी बातों का, कि लोगों कहने लगे कि इज इट इजराइल फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट। पहली दफा ये बातें जो है एक बॉटम अप प्रेशर के तहत जब बढ़ना शुरू हुई, तो कम से कम कुछ बातें नेतन्याहू की नहीं मानी गई। कुछ जहाज वापस बनाने शुरू कर दिए इजराइल से। पहली दफा ऐसा हो रहा था। लेकिन ये मैं इसका कंक्लूजन यूं ड्रा करूंगा कि इन तमाम चीजों के बावजूद ये एस्केलेशन लेडर पे जो जा रहा है, ये लफ्जिश जो ईरान से भी हुई है, इन तमाम के बावजूद दोनों फरीक ने अपने अपने हरबे अख्तियार कर लिए। दोनों फरीकों को पता है कि वो ज्यादा अरसे तक जंग में नहीं कूद सकते हैं, क्योंकि अमेरिका को पता है, अमेरिका ने दो उसके पास सबसे बड़े तरीकाकार था। नंबर 1 तरीका ये था इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, अमेरिका ने करके देख लिया। दूसरा तरीका ये था कि चढ़ाई कर दे ईरान पर, अमेरिका ने करके देख लिया इजराइल के साथ, इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर और अमेरिका ने इजराइल के साथ, दो भी करके देख लिया। ईरान अपनी जगह पे उसी तरीके से अपने पैरों पे खड़ा है, उसी तरीके से मुजाहमत कर रहा है। जहां तक सवाल है खलीजी ममालिक का, खलीजी ममालिक बिल्कुल ये शुरू से, मैं तो वहां खुद सफीर रहा हूं और मुझे इल्म है कि क्या क्या इनकी चपखलिश है और क्या क्या कदूरतें हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, तारीखी वजूहात हैं, वो अपनी जगह पर। हालात में कोई ऐसे डायनामिक्स ने, कि तगय्युरात ऐसे पैदा हो गए हैं कि वो ममालिक भी अब सोचने लगे हैं कि क्या वो उन्हीं पत्तों पर तकिया करते रहें जो पत्ते हवा देने लगे। नहीं जमील साहब, इसके अलावा ऑप्शन क्या है? इसके अलावा ऑप्शन क्या है गल्फ के पास? अगर ईरान दोबारा से उन्हीं को टारगेट कर रहा है तो उसके मजीद करीब तो नहीं जा सकते वो? नहीं, ईरान मजीद करीब तो नहीं जाएंगे, दूरी होगी, वो अपनी जगह पर है। लेकिन दूसरा इनके पास रास्ता क्या है कि जिस ताकत पर भरोसा उन्होंने किया, जो प्रोटेक्ट नहीं कर सका, उस पर दोबारा भरोसा किया जाए। फिर दूसरी बात है कि दुनिया भी तो देख रही है ना, एक अगर इंटरनेशनल कानून अब भी कायम है,
चाहे कितना माना जा रहा है कितना नहीं माना जा रहा है, अगर मैं अपने घर में किसी को बसा लूं और वो मेरा घर में बसने वाला आदमी मेरे पड़ोसी पर हमला कर दे, तो मुझे नहीं पकड़ेंगे आके बीच में। और अगर आप इसको इंटरनेशनल कानून के तनाजुर में आप बात कर लें, पॉइंट आ गया। देखिए वो बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट है, वो ये हकीकत है कि एग्रीमेंट से इतनी आसानी से कंट्री नहीं निकल सकते, उसका तरीकाकार है। उसमें एक जेनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 26 है जिसके तहत एक नोटिस दिया जाता है, बहुत सारे उसके तरीकाकार हैं, उसके मुताबिक निकला जाता है। और वो इतनी बड़ी हैवी कुव्वत से इस तरह जान छुड़ा लेना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी चीज और आखिरी बात इसमें ये है कि दुनिया में इसमें कानून मौजूद है कि अगर आप अपनी टेरिटरी किसी और को देते हैं तो उसके जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। उस टेरिटरी से किसी थर्ड मुल्क पर हमला नहीं होगा। अगर उस किसी थर्ड मुल्क पर हमला हो रहा है तो वो थर्ड मुल्क क्या करे, उसका जवाब तो देगा। अब यहां आ जाती है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का दावा उस वक्त तक तो बिल्कुल लॉजिकल और फिलोसफिकल और कानूनी है जब तक कि, जैसे मैंने मिसाल दिया कि मैं अपने घर में किसी को रख लूंगा और पड़ोसी को मार के आ जाए वो, ठीक है, और फिर दोबारा मारने चला जाए। जमील साहब, ऑन द फाइनल नोट, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो दोहा के अंदर बेशक बॉम्बिंग्स हो गई और एयर बेसिस को अटैक कर दिया, अमेरिका ने भी अटैक्स किए, लेकिन अब भी टेक्निकल मुज़ाकरात जो हैं वो अमेरिका और ईरान के दरमियान कहा जा रहा है कि दोहा के अंदर प्रोसीड कर सकते हैं। बैकडोर चैनल अब भी बहाल है। एक्सपेक्टेशन है आपको कि अब फुल स्केल वॉर की तरफ चीज़ें नहीं जाएंगी और ये सब कुछ जो हुआ पिछले 2-3 दिनों में वो लेवरेज बढ़ाने के लिए था ताकि नेगोशिएशन पे दोबारा से अमेरिका को या ईरान को अपनी टर्म्स पे कंपेल कर लिया जाए, या आपको लगता है कि अब जो जंग है वो फोरग्राउंड में है और मुज़ाकरात बैकग्राउंड में है? जी हाँ, ये ज़मीनी हकायक और जो दुनिया के इस वक्त हकायक है वो तो यही कहते हैं, और ख़ासतौर पर अमेरिका और ईरान के अपने ये ब्लॉकेट अगर ईरान पे कायम रहता तो ईरान ज़्यादा जो तखमीना था एक्सपर्ट्स का कि वो 90 दिन से ज़्यादा नहीं खींच सकता था, उसमें अपने अंदर ही इम्प्लोजन शुरू हो जाती। वो जो क्रैक्स हमने देखे थे दिसंबर और जनवरी में, वो क्रैक्स ज़्यादा खुल के सामने आ जाते। और वहाँ कोई हालात ये कि सही बात है कि वहाँ ईरान में कोई हालात अच्छे नहीं है। ईरान में ये एक जज्बात ने बहुत ज्यादा गालिब आ गया है पूरी कौम पर, और जिसके असबाब है ज़ाहिर है उनका एक सुप्रीम लीडर और बाकी जो उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, जितनी वहाँ अमेरिका ने उनकी पहली तह और दूसरी तह और तीसरे लेवल के तमाम लीडर्स को फना कर दिया है वो अपनी। लेकिन कौमें जब एक साथ जब अपने जियो स्ट्रेटेजिक मामलात को सुधारने की कोशिश करती हैं तो उसमें जज्बात थोड़ा सा एक साइड पे रखना पड़ता है। ये सुप्रीम लीडर का बयान जो है ये यकीनन ये जो पासदारान के जज्बात और बाकी इस तरह बढ़ा देगा। और पहले ही उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया है अपने कमांड को, बहुत सारे फैसले खुद कर सकते हैं वो मुकामी कमांडर्स, और उसकी वजह थी क्योंकि जो बम्बार्डमेंट वगैरह हो रही थी। लेकिन अब उनको बहुत जरूरी है कि वो सेंट्रलाइज कर लें। और ये भी हकीकत है कि वहाँ जो 3 टियर सिस्टम गवर्नमेंट है जिसमें एक रिलीजियस कंपोनेंट है जो सुप्रीम लीडर के डायरेक्ट, और फिर दूसरा पासदारान का है, और तीसरा पॉलिटिकल लीडरशिप का है, यकीनन उनकी कंसल्टेशन में और कंसल्टेंसी में जिसका हमने मुजाहरा कर लिया, देख लिया था जंग के दौरान और उससे पहले के वहां के प्रेसिडेंट ने एक बयान दिया और फिर खामोशी आ गई। इसी तरह कोई फैसला होता था उनके फॉरेन ऑफिस से फिर खामोशी आ जाती थी।